कि सब कुछ खत्म हो गया। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, शुड नॉट बी किल्ड और हर वॉइस शुड नॉट बी स्मॉदर्ड लाइक दिस। शरीर पर लिपटे कपड़ों के चंद टुकड़े, सिर पर कई घाव, कान पर कई घाव, दोनों आंखों में कांच के टुकड़े, आंखें खून से सनी हुई, होठों पर चोट के निशान, मुंह से रिश्ता खून, पूरे चेहरे पर कई जगह गंभीर चोटें, टूटी हुई गर्दन, दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में फ्रैक्चर, दोनों हाथों की उंगलियों पर चोट के निशान, पेट पर कई घाव, प्राइवेट पार्ट्स में कई घाव और वहां से होती ब्लीडिंग, टूटा हुआ पेल्विक गर्डल, यानी दोनों पैर अलग अलग दिशाओं में राइट एंगल पर मिले, बाएं पैर में चोट, दाहिने पैर की एड़ी में चोट। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही 31 साल की एक मेधावी छात्रा की, जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा, उसके लिए दिन रात पढ़ाई की, संघर्ष किया, मेरिट से सेलेक्ट हुई और कॉलेज में दाखिला लिया। जिस लड़की की यात्रा डिग्री के पन्ने से खत्म होनी थी और उसका अंत एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। अगर ये रिपोर्ट सुनने में इतनी डरावनी और दर्दनाक है तो झेलने वाले के लिए सब कुछ कितना कष्टदायक रहा होगा। मैं कल्पना ही नहीं करना चाहता हूँ कि एक निर्दोष मेडिकल स्टूडेंट जिसके साथ इस कदर दरिंदगी हुई, रेप हुआ और हत्या कर दी गई, कोई दोष न होने के बावजूद उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कितनी पीड़ा सही होगी। अपनी तरफ से मैं इतना ही कह सकता हूं कि ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को शांति दे। पर यहीं कुछ अहम सवाल उठते हैं। इतनी बातों के बाद आप खुद तय कर लीजिए, क्या हम स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार रखते हैं? क्या हम इन्हीं दिनों के लिए आज़ाद हुए थे? क्या ऐसे समाज में आज़ादी का जश्न होना चाहिए? आज आज़ादी को 77 साल पूरे हो गए, धीरे धीरे 100 साल भी हो जाएंगे। इस बीच बहुत कुछ बदला, आने वाले समय में और बदलेगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाली दरिंदगी। ऐसे जश्न का क्या मतलब जिसके पहले एक लड़की के साथ दरिंदगी की सभी हदें पार की जाती हैं? हम किस मुंह से आज़ादी के जश्न के लिए तैयार होते हैं? अगर आज़ाद मुल्क में लड़कियों को ऐसे हालात झेलने पड़ रहे हैं तो यकीन मानिए देश आगे नहीं, बहुत पीछे जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है कोलकाता में झंडा फहराए जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है लाल किले से भारत के गौरव का गुणगान करने की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोई आज़ादी के जश्न का हिस्सेदार बनने का अधिकारी है ही नहीं। देश की किसी भी अदालत में झंडा ऊंचा उठाने का नाटक नहीं होना चाहिए। तब तक नहीं होना चाहिए जब तक उस मेडिकल स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल जाता है। देश के किसी भी कोने में स्वतंत्रता के उत्सव का मंच सजा हो और वहां से कोलकाता की घटना को एड्रेस न किया जाए तो सारी देशभक्ति बेमतलब है, सब बेईमानी है। जिस देश में 31 साल की जूनियर डॉक्टर के साथ अकल्पनीय अमानवीयता होती है, उस देश में स्वतंत्रता मिथ्या मात्र है। पूरी घटना में कुल 2 तरह के दर्द हैं। पहला, जो पीड़िता ने सहा, मृत्यु के पहले शारीरिक दर्द, उसका अंत तो उस लड़की के साथ ही हो गया। लेकिन दूसरे तरह का दर्द स्थायी है, वो यूं ही समाप्त नहीं होता। वो है माता पिता का दर्द, जो आजीवन इस वियोग में रहने के लिए मजबूर हैं कि उनके जीवन का एकमात्र आधार खत्म हो गया। उनके पास जो सबसे कीमती था अब वो उनके पास नहीं है। वो लाख कोशिश कर लें, कितना भी क्यों न चाह लें, पर उनकी जिंदगी का सबसे जिंदा पहलू खत्म हो चुका है। इसके बाद वो जिंदा तो रहेंगे पर जिंदा नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे, वो रह कर भी नहीं होंगे, वो चाह कर भी हंस नहीं पाएंगे, वो कभी वैसे नहीं हो पाएंगे जैसा उन्हें होना चाहिए, जैसा एक खुश माता पिता को होना चाहिए। सबसे ज़्यादा निराश एक बात करती है कि भले पीड़िता के माता पिता इतना कुछ झेल चुके थे, पर उनके साथ ज़्यादती का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अपनी ही बेटी को अंतिम बार देखने के लिए 3 घंटे इंतज़ार कराया गया। दोनों अपनी बेटी को एक आखिरी बार देखने के लिए रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, फिर भी प्रशासन और पुलिस ने मानवता नहीं दिखाई। इससे पहले उन्हें पुलिस और कॉलेज वालों की तरफ से ये बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। हर वो हरकत हुई जिससे टूटे हुए माता पिता पूरी तरह टूटकर बिखर जाएं। पता नहीं इस केस में आरोपित को कब सजा होगी।
सजा होगी भी या नहीं, लेकिन उससे पहले लड़की के माता पिता को सजा जरूर मिल चुकी है, जिंदगी भर की सजा। वो कितना भी अर्जी लगा लें, कितने भी मुकदमे लड़ लें, लेकिन न्याय और सजा पर कोई सुनवाई नहीं है। विरोध प्रदर्शन तो चलता रहेगा, आने वाले आएंगे और चले जाएंगे, पर जैसे ही भीड़ छंटेगी, लड़की के माता पिता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। वो चाह कर भी पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। इस प्रकरण में धिक्कार और आलोचना सभी के हिस्से में होनी चाहिए। सभी को अपने अपने हिस्से की शर्म कर ही लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार हो, कोलकाता पुलिस हो, कॉलेज प्रशासन हो या हम सभी हों, जहां सरकार और पुलिस को जस्टिस के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी, वहां सबसे ज्यादा लापरवाही इन्हीं दोनों की तरफ से हुई। पीड़िता के परिजन न तो पुलिस से मदद की उम्मीद रख पा रहे हैं और न ही सरकार से। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज का रवैया भी बहुत अलग नहीं था। उन्होंने जब पहली बार लड़की के घर वालों को फ़ोन किया तब ये कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। पुलिस ने भी अपने पहले बयान में घटना को एक सुसाइड ही बताया। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, फिर सरकार ने उसे किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल तत्काल प्रभाव से बना दिया। इन सबसे बड़ी बात, लड़की के शरीर पर जिस तरह के और जितने घाव मिले हैं, कई हड्डियां टूटी हुई हैं, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी एक इंसान का काम है। लड़की के शरीर से 150 ग्राम सीमन मिला है, जबकि एक आम इंसान 15 से 20 ग्राम से ज़्यादा सीमन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये बात भी वहीं इशारा करती है कि कई लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। एक और बड़ा सवाल उठता है, लड़की का रेप मरने के पहले हुआ या बाद में? क्योंकि शरीर पर जो जख्म है वो एंटीमॉर्टम है, यानी मौत के पहले के घाव। वहीं पुलिस का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि मरने के बाद उसके साथ वारदात अंजाम दी गई है। केस के हाईलाइट होते ही जितना कुछ हुआ वो भी सवाल उठाने लायक है। ममता बनर्जी की सरकार ने कोलकाता पुलिस को रिपोर्ट फाइल करने के लिए 11 अगस्त यानी रविवार तक का समय दिया। उसके पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट में कई पिटीशंस फाइल हो गईं। कोर्ट ने सरकार और पुलिस का रवैया देखते हुए केस तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। कोई भी इंसान जिंदगी के कुछ अहम साल पढ़ाई और मेहनत करता है कि अपना सपना पूरा कर सके, मनपसंद पेशे में रहकर जिंदगी में अच्छा कर सके। संघर्ष करके यहां तक पहुंचने वाली 31 साल की लड़की ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, पर अफसोस दुनिया के पास उसके लिए कुछ और ही प्लान्स थे। उसके भाग्य और उसकी नियति में कुछ और ही था। उसकी कहानी का अंत विभत्स ही था। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई नेता विवादित बयान देता है तब देश में कितना बवाल होने लगता है? कैसे नेताओं के दो गुट बन जाते हैं, पहले जो उसे डिफेंड करते हैं और दूसरे जो उसे अपोज करते हैं। जब कोई धर्म और मजहब से जुड़ा मुद्दा होता है तब लोग कितने एग्रेसिव और आक्रामक हो जाते हैं, एक झटके में बातों से अपशब्दों पर आ जाते हैं। लेकिन हमारा सारा गुस्सा, सारा विद्रोह, सारा आक्रोश एक रेप की घटना पर शिथिल पड़ जाता है। हाल ही में देश के अंदर कई बातें हुई जिन पर अच्छा भला शोर हुआ, लेकिन रेप जैसे केसेस में हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये एवरेज माइंडसेट है कि जब तक हमारे आसपास या हमसे जुड़े किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं होता तब तक हमें घटना की संजीदगी का अंदाजा नहीं लगता। सरकार, पुलिस, नेता और कानून, सोसाइटी का हर जरूरी पिलर इस घटना के लिए बराबर जिम्मेदार है। एक लड़की बेरहमी और हवस की भेंट चढ़ गई। उसके माता पिता ने अपना सब कुछ गंवा दिया। इसके बाद भी हम घटना पर बात नहीं करते, इसे एड्रेस नहीं करते, तो कुछ प्रतिशत दोषी हमें भी मानना चाहिए। लोगों को समझना पड़ेगा कि यह किसी शहर या प्रदेश की घटना नहीं रह गई है। निर्भया केस को कितने साल हो गए, पूरे 1 दशक के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं। ये घटना तो हेडलाइन बन पाई। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें इतना अटेंशन ही नहीं मिलता। उनमें दरिंदगी लगभग इतनी ही होती है, पर वो घटनाएं रूटीन खबरें बनकर रह जाती हैं। कौन नहीं चाहता कि जस्टिस मिले, लेकिन कह देने भर से न्याय होता तो मैं ये बात न जाने कितनी बार कह चुका होता। अभी के लिए हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में जस्टिस सर्व हो, आरोपित पकड़े जाएं, कम से कम उसे फांसी की सजा हो।